नमस्कार। आज 28 सितंबर शहीद आज़म सरदार भगत सिंह का जन्मदिन पड़ता है। ऐसी जो आत्माएं आती हैं ये जीवन मुक्त आत्माएं होती हैं। उन्हें सिर्फ अपना लक्ष्य सूझता और कहीं नहीं। ना उन्हें परिवार सूझे, ना उन्हें संसार सूझे, ना कोई पद सूझे, ना कोई प्रतिष्ठा। अपनी प्रतिभा से ये चाहे तो कुछ भी स्थान पा सकते थे, लेकिन ये लोग तो उसी उसमें आते हैं और वो पूत के पाँव पालने में दिखने लगते हैं। इनके चाचा अभी क्रांतिकारी थे और उनसे इनका बड़ा प्यार था। उन्हीं के जीवन से ये प्रभावित होकर क्रांतिकारी बन गए थे, तो उनके साथ अक्सर रहते थे। तो छोटे थे, 4 साल के, तो खेत पे गए तो लोग गेहूं की बुआई कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा, चाचा ये मिट्टी में गेहूं क्यों डाल रहे हैं? उन्होंने कहा, बेटा डाल नहीं रहे, ये बो रहे हैं। बोने से क्या होगा चाचा? तो उन्होंने कहा कि एक एक के बहुत बहुत हो जाते हैं गेहूं बोने से। बोले अच्छा, एक एक के बहुत बहुत हो जाते हैं? हाँ। तो ये लोग बंदूकें क्यों नहीं बोते? अब 4 साल के बच्चे को लगता है कि बंदूकें बोई जानी चाहिए। वो सशस्त्र क्रांति का, उग्र क्रांति का ही संदेश लेकर के आए थे। उन्हें वही करना था, है ना। चंद्रशेखर आज़ाद भी वैसे ही थे, सुभाष चंद्र बोस भी वैसे ही थे। इनके मन में वही आग जल रही थी। फिर जैसे जैसे हुए इन्हें अपने ढंग से काम शुरू किया। फिर उसी बीच में एक संघ बन गया था इनका फॉरवर्ड ब्लॉक के उससे, और उसका नेता चुन लिया था इन लोगों ने मिल कर के चंद्रशेखर आज़ाद को। पहले जब पंजाब और इधर का बना था तब इनको किया था। हमें एक, जब हम सर्विस करते थे तो एक LIC की वो बात करने आए, तो उनसे बात हो रही थी तो उनका हाथ हो रहा, तो यहाँ भगत सिंह का फ़ोटो उनका हाथ पे गुदा हुआ था थोड़े से। तो उन्होंने कहा, फ़ौरन बोले हाँ कि अरे सुभाष चंद्र बोस का जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने बताया था कि भगत सिंह को हमने अपना नेता चुना था, ऐसे नहीं किया था। ये बात आई थी कि बहादुरी किस में कितनी है, तो उसके लिए किया था। तो ये तय किया था कि एक दीपक जला करके उस पर हाथ करो, कौन देर तक हाथ रख सकता है। तो किसी ने कुछ ना कुछ रखा, फर्क पड़े, किसी का थोड़ा जला, लेकिन वो इतनी देर तक हाथ रखे रहे कि फ्लेम बन के मांस जलने लगा। तब लोगों ने हटाया, हाथ हटाया नहीं। तो ऐसे जैसे स्थित पर कि शरीर से उनका कोई संबंध नहीं है, ऐसी उनकी तेजस्विता थी। तो फिर जब इनका वो बन गया, तो ये बात जब आई थी, जब इनको लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तो जब उनको वहाँ पर उनको सीने पे कुंदे मारा, उसी से फिर वो मरे। तो उन्होंने कहा था, जो शांतिवादी थे वो भी कहने लगे थे, अरे हमारे इतने बड़े नेता को ऐसे मार दिया, कोई ना हो, कोई तो होगा जो लाला के खून का बदला लेगा। ऐसी बातें उभर के आने लगी थी। यह मास्टर रुद्रनारायण ने बताया था। तब भगत चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, अच्छा तो सॉन्डर्स के हम पे छोड़ दो ये करके। तो फिर इनने एक ग्रुप बनाया था। उस जो ऑपरेशन में जो उसको मारा था, उन्होंने मालूम कर लिया कि किस समय से वहाँ से निकलना है। तो भगत सिंह लीडिंग में थे, इनके साथ राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त, ये लोग उनके साथ थे। तो इन्हें अपनी पोजीशन ले रखी थी और रेस्क्यू टीम में स्वयं चंद्रशेखर आज़ाद थे कि अगर कोई इन्हें घेर ले तो निकालने के लिए फिर वो करना पड़ता है। हमेशा क्रांतिकारियों का यही रहता है और इनका कमांडोज का भी ये रहता है। किसी VVIP के उसमें कमांडो चल रहे हैं तो जो कमांडो सुरक्षा में उनकी लक्ष्य करके दूसरे रहते हैं, कोई इन पे अटैक तो नहीं कर रहा है। तो ऐसा एक 3 स्टेप्स वो बनता है। तो वो जैसे ही वहाँ से निकल कर के मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा, तो वहाँ से
इन राजगुरु ने निकल करके और उसको गोली मारी तो वो सर में लगी, तो गिर तो उसी से पड़ा था। और लेकिन भगत सिंह ने कहा कोई संशय न रह जाए, तो वो नीचे सड़क पे गिरा था, तो उन्होंने अपना पूरी मैगज़ीन 6 के 6 फायर उसके सीने पर चला दिए और फिर वहाँ से निकलने लगे। उसी बीच में ये लोग बड़े वैसे थे अपने ढंग से, राजगुरु बड़े वो थे, और राजगुरु का ये था कि वो हर मामले में भगत सिंह को ही वो करते थे। वो कर सकता तो मैं नहीं क्यों कर सकता हूँ, ऐसा उनका बना रहता था। खूब प्यार था आपस में। तो वो वहाँ से चरण सिंह करके एक था, काफ़ी अच्छा मजबूत हट्टा कट्टा, तो वो दौड़ा। तो उनसे चंद्रशेखर आज़ाद ने उनका निशाना चूकता नहीं था, और ये भी उन्होंने कह रखा था कि मैं अपने गोली से किसी भारतीय को मारूंगा नहीं। तो वो मारना नहीं था मर्मस्थल पर, तो उन्होंने उसके टखने में मारी तो उसका टखना टूट गया, लेकिन फिर भी वो पैर फटकारता हुआ आने लगा, पास पहुंच गया। इन्हें वहीं से निकलना था, तो भगत सिंह ने क्या नाम करके राजगुरु ने निकल के उसको धोबी पछाड़ मार दिया, वो गिर गया और ये वहाँ से निकल गए। उसी बीच में ये भगत सिंह ने जो चलाया था, तो अगली मैगज़ीन बदली, तो वो मैगज़ीन वहीं पड़ी थी, तो भाग कर फिर गए, वो मैगज़ीन उठा करके लाए। अब एकदम ऐसी बड़ी गंभीर स्थिति थी, तो चंद्रशेखर ने क्या तमाशा करता है, अरे बोले मैगज़ीन पड़ी थी, बोले तू कारतूस के खोल और उठा लाता, बेवकूफ़ कहीं के, तू कीमती है कि तेरा वो है। खैर इस तरह का उनका था, तो ये भगत सिंह ने उसका वो किया था। तो उसकी वजह से वो सरदार लड़का है, तो फिर उन्होंने फिर मौने बन गए। उसी रात को उन्होंने वो बनाया और फिर उसी बेस में रहने लगे ये अपने। जब फिर ये बात आई तो इनके ही मन में आई थी ये बात कि हम लोग यहाँ वहाँ से अरेंज करके हथियारों से लड़ते हैं, इतनी बड़ी सल्तनत से हम कैसे लड़ पाएंगे। ज़रूर ये है कि भारत के नौजवानों के अंदर एक जोश आ जाए, खून में उबाल आ जाए, ऐसा कुछ करना पड़े। तो इन्हीं ने फिर योजना बनाई थी कि मैं असेंबली में बम फेंकूँगा और हानि रहित बम फेंकूँगा और फिर पकड़ा जाऊँगा। तो ये जब चंद्रशेखर आज़ाद को सूचना मिली तो उन्होंने कहा ये काम किसी और से करवा ले, भगत सिंह ना करे। तो उन्होंने मैसेज भेजा कि ये ऐसी बात है कि पंडित जी मिलकर के ही बात करनी पड़ेगी। तो वो फिर मिले, उनका मिलना भी तो मुश्किल था। तब फिर भगत सिंह ने समझाया कि देखिए बात पकड़ा जाना बात नहीं है, बम फेंकना बात नहीं है, लेकिन जब पकड़े जाएंगे, अभी हम लोग अपनी बात हम कहेंगे तो कोई सुनेगा नहीं, और पकड़े जाएंगे तो फिर वो सारे अखबारों में वो बर्निंग न्यूज़ होगी, असेंबली में बम फेंकने वाला पकड़ा गया, और फिर जो हम कहेंगे उसमें कोर्ट में तो सब उस पर ध्यान देंगे। हमारा पक्ष नैतिक तो है ही, बल तो हमारे पक्ष में है, तो उससे नौजवानों पर वो पहुंच जाएगा। तो इसमें इस काम को दो ही लोग कर सकते हैं जिस समय कोर्ट में सामना हो, अपनी बात को ठीक से रखना हम कर सकते हैं या आप कर सकते हैं। तो आप हमारे सेनापति, आप हमें इजाज़त दो। तो फिर उन्हें इजाज़त दे दी थी, और फिर वही हुआ था, उनने बम फेंका, और वो जो आतंक था और लोगों की इनके प्रति गुडविल भी थी, तो कोई आया नहीं था पकड़ने। 15 मिनट तक वहीं खड़े खड़े नारे लगाते रहे, क्योंकि पकड़े जाने का उनका उद्देश्य था। खैर फिर पकड़े गए, फिर वो चला, वही सब बात हुई। उसी क्रम में ये सर आसफ अली वकील थे, सर की उपाधि थी और राष्ट्रवादी थे, तो उन्होंने कहा था भगत सिंह ने कि मैं अपनी जरह खुद करूँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा है तुम कर सकते हो, लेकिन एक वकील प्रामाणिक बोलता है वही बात तो होती है। मैं दर्शक दीर्घा में था, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, इसका मौका मुझे, तब उन्होंने स्वीकार कर लिया था। फिर उन्होंने ये बात सब उनकी बात को रखा था। तो इसी बात की उनको प्रसन्नता थी। जो वहाँ पर जब जेल में गए तो अंग्रेज़ कैदियों को अलग खाना मिलता था और भारतीय कैदियों को अलग, तो उस पर उन्होंने अनशन किया था कि ये क्या बात है, कैदी सब एक से, इसमें भी करते हो। उनका काफ़ी वजन घट गया था, लेकिन फिर जब वो छोड़ दिया तब फिर उनका फिर वजन बढ़ा था। तो ये ऐसे इतने मस्त क्यों थे कि उनका उद्देश्य पूरा हो गया था। क्या उद्देश्य? कि नौजवानों के खून में जोश आ जाए। और वो स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि नौजवानों जब बात गई तो वो जो ज़रह हुई थी वो सब तक फैली,
तो लोगों को लगने लगा कि सच्चे सपूत तो यही हैं भारत के, हम लोग तो यूँ ही अंग्रेज़ों के पीछे दम हिलाते रहते हैं। तो वो एक जोश आ गया था। उसी क्रम में फिर कहा गया कि वो इतना जोश बढ़ गया था कि लोगों को लगा कि अगर भगत सिंह को फांसी दें तो वो जो बम कांड में तो पकड़े नहीं जा सकते थे। तो सॉन्डर्स हत्याकांड का केस चलाया गया कि अगर भगत सिंह को छोड़ दिया तो गजब हो जाएगा, तो छोड़ना नहीं है किसी तरह से। तो उन्हें फिर सॉन्डर्स के वध का लगाया था। और गांधी जी तो वैसे ये सशस्त्र क्रांति के पक्ष में थे नहीं, लेकिन इतना दबाव आया था उन पर कि उनसे कह दिया था कि तुम अपील करो वाइसराय से, अगर वो अपील कर देंगे तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा। गांधी का व्यक्तित्व ऐसा था। तो ऐसा भी कहते हैं कि गांधी जी ने मन बना लिया था कि वो सवेरे अपील करेंगे, और इसी डर के मारे कि अगर गांधी ने अपील कर दी तो ये छूट गया तो गजब हो जाएगा। तो अपने नियमों को तोड़ करके, क्योंकि अंग्रेज़ सरकार के समय फांसी सवेरे ही दी जाती थी और घोषित समय पर ही दी जाती थी, अगर घोषित समय टल जाए तो फिर उसे मारा भी नहीं जाता था। ये सब हो करके, लेकिन भगत सिंह का उन्होंने कहा सवेरे गांधी जी ने अगर कह दिया और ये ऑर्डर आ गया तो मुश्किल हो जाएगा, तो शाम को ही उनको फांसी दे दी गई सारे नियम तोड़ करके। और इसी में उनका खून बढ़ गया था। मैं जो चाहता था हो गया, अंग्रेज़ सरकार दबाव में आ गई। तो बस फिर ठीक है, अब ये तो सब उसी तरह के लोग, उनके जाने की बात हो। ये भी कहते हैं कि जेल में मिलने के लिए उनकी माँ आई थी, तो उन्होंने माँ से ये कहा था कि माँ अब मिल लिया तूने, अब उस समय मत आना। उन्होंने क्यों? कि मुझे फांसी होगी तो तू रोएगी, तो लोग कहेंगे लो भगत सिंह की माँ रो रही है। इतना मतलब स्वाभिमान था। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं आऊँगी और रहूँगी भी नहीं। तो अब सभी लोग एक तरह के होते हैं, तब ऐसी बात बनती है। तो सरदार भगत सिंह का जो जज्बा था, तो ये ध्यान में देखिए, क्रांति की ज़रूरत तो पड़ती है। आज लोग आते हैं, आज भी नौजवानों को है। अब आज वो क्रांति तो है नहीं, अंग्रेज़ के खिलाफ तो लड़ना ही नहीं है, लेकिन हमारे ही देश में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ लड़ना है, जो अनीति है उसके खिलाफ चल रहा है। बड़े बड़े समर्थ लोग भी उसमें बह जाते हैं। ये मोर्चा है। इस मोर्चे पे भी वैसे ही जज्बा दिखाना पड़ेगा नौजवानों को। कैसा हो सकता है? तो जब हम उनसे करते थे तो ये बात हुई थी कि ठीक है, सरकार में वो नहीं दिया जा सकता, वो अपना जो अपना जुडिशियली है वो तो प्रमाण मांगती है, नहीं मिल पाते हैं तो लोग छूट जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का हो जाए तो कहे तुम सब जानते हैं कि तुम ये कर रहे हो, और तुम भी जानते हो कि ये कर रहे हो, तुम्हें इतना समय देते हैं, अगर तुम इससे नहीं हटे तो तुमको गोली मार दी जाएगी। एक दो गोले सरेंडर कर दे कि हाँ हमने मारा है, और फिर वो कोर्ट में उसी तरह से कहे भगत सिंह की तरह से कि हाँ हमने इसको मारा है। सबको मालूम है कि यह अनाचार कर रहा, भारत की जनता के शोषण में शामिल है, सबको मालूम है कि भ्रष्टाचारी है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है। तो ऐसों के साथ अब ये नौजवान खून खड़ा होगा, एक दो को गोली लगे सब छूट जाए सारे। ठीक है, कुर्बानी होगी तो होगी। तो कहने का मतलब ये है कि भगत सिंह से चंद्रशेखर आज़ाद से बोले कि अब चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था हम तो लड़ते लड़ते मरेंगे, तो है क्या दिक्कत है, कुर्बानी देना है तो देनी है। अरे एक ऊंचे आदर्श के लिए शरीर चला गया तो कौन सा गजब हो गया, मरना तो है ही सभी को, यही वो कहते थे। अगर नीचे उद्देश्य के लिए मर गए तो क्या है। तो इस तरह से उन लोगों से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, और ये समय की भी मांग है, क्योंकि ईश्वरीय योजना है कि भारत को फिर विश्वगुरु के रास्ते पर चलना है। ऐसे अगर प्राणवान लोग आ जाएं, उसमें ऐसे भी प्राणवान चाहिए जो स्वामी विवेकानंद की तरह अपना वहाँ जा कर के उद्घोष करें कि हमारी संस्कृति की ये विशेषताएं हैं, वो तुमको अपनाना पड़ेगा। अब तो सारी दुनिया मान भी चुकी है। तो ऐसे आज भी बहुत से मोर्चे हैं जिन पे खड़े होने की ज़रूरत है। तो ऐसे बहादुरों से, ऐसे विचारशील बहादुरों से, ऐसे विवेकशील बहादुरों से दिशा लेकर के नौजवान आगे बढ़ेंगे तो बहुत बड़ी कुर्बानी भी नहीं देना पड़ेगी। गुरुदेव कहा करते थे कि उस समय तो गोली और फांसी का वो था, आजकल कुछ नहीं है, गाली खाना पड़ेगा, बहुत से बहुत को सज़ा हो जाएगी।
ऐसी बातों पर। अगर अपने किसी को ले कर के और किसी भ्रष्ट आदमी को काला मुंह काट करके बाजार में निकाल दिया तो हाँ पकड़ लो, हमें दे दो कुछ महीने की सजा ही तो होगी। कहने का इस तरह की जो बातें हैं, लेकिन इसमें प्राणवान लोग चाहिए और इसका दुरुपयोग भी ना हो, ये भी हो सकता है। फिर लोग अपना ये चल पड़ा तो अपनी अपनी मनमानी करके लोगों को धमकियां देने लगे, तो ये भी है। तो ये तंत्र ऐसा है, तो ये इसके लिए बड़े विवेकशील क्रांतिकारियों की ज़रूरत है इस समय। तो उन्हीं से प्रेरणा लें और आगे बढ़ें, ऐसी उम्मीद है। सबको नमस्कार।